वेक्टरों का गुणनफल, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स देखते हैं। वेक्टरों का गुणनफल, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है सर, स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताऊं बेटा कि जैसे क्या हुआ कि जो वेक्टर क्वांटिटीज होती है, जो सदिश राशियां होती है, उनमें दोनों चीजें होती हैं। वेक्टर्स में दोनों चीजें हैं। क्या क्या? एक तो उनमें मैग्नीट्यूड भी है, परिमाण भी है, और उसमें दिशा भी है, डायरेक्शन भी है। तो सर नहीं, बहुत बड़ी बात है सर। क्या चीज? आप जनरली इनका गुणनफल नहीं कर सकते वेक्टर क्वांटिटीज का। अगर हमारे पास दो वेक्टर क्वांटिटीज हैं तो आसानी से जैसे 4 पंचे 20 कह देते हो, 4 5 या 20, एक सिंपल अलजेब्रा मैथमेटिक्स से, वैसे आप इजीली इतनी आसानी से दो वेक्टर क्वांटिटीज का मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? मैं आपको बताता हूं क्यों। जैसे दो वेक्टर्स, जैसे दो अदिश है 4 × 5, ये दोनों अदिश राशियां हैं, तो इनका आंसर अदिश आना तय है, ठीक है ना। लेकिन जो दो वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं बेटा, दो सदिश राशियां जो होती हैं, उनका गुणनफल क्या होता है? कभी कभी इनका गुणनफल जो है एक स्केलर क्वांटिटी अदिश राशि मिलती है, और कभी कभी इनका गुणनफल एक सदिश राशि मिलती है, वेक्टर क्वांटिटी मिलती है। अच्छा सर, हाँ सर, ऐसा है। तो सर क्या किया जाए? अब इनके गुणनफल में कुछ विशेष नियम का प्रयोग करना पड़ेगा। जी हाँ, मैं आपको बताना चाहूंगा, एक एग्जांपल देना चाहूंगा। जैसे एक फोर्स है हमारे पास और एक डिस्प्लेसमेंट है हमारे पास। मैं आपको बताऊं, इसी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को मल्टी करा करके हमें वर्क मिलता है, और वर्क पूरी तरीके से एक कैसी राशि है? अदिश राशि है, ठीक है ना। और इसी बल और विस्थापन के गुणनफल से हम लोग को एक और चीज मिलती है, जिसको हम लोग बल आघूर्ण कहते हैं, टाउ वेक्टर बोलते हैं, टार्क्यू बोलते हैं। ये एक सदिश राशि है। आप सोचिए कि दो सदिशों के गुणनफल से ही हमको अदिश मिला वर्ग के रूप में, और दो सदिशों के गुणनफल से ही हमको सदिश राशि मिला किसके रूप में? गुणनफल के रूप में। अब आपके एक सोचने की बात यह है सर, तो सर किया क्या जाए? आपको ये तो पता है कि सदिश राशियों के ऊपर क्या लगाते हैं? वेक्टर लगाते हैं। इसके बारे में तो कोई कंफ्यूजन किसी को है नहीं। अब मैं आपसे एक चीज बताता हूं, अगर दो सदिशों के गुणनफल से, अगर दो सदिशों के किससे गुणनफल से हमको कोई अदिश राशि मिलती है, स्केलर क्वांटिटी मिलती है, तो ऐसे गुणनफल को, तो इन दोनों के बीच जो भी गुणनफल होगा या ऐसे गुणन के तरीके को, मल्टीप्लिकेशन के इस तरीके को हम क्या कहते हैं? स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहते हैं, डॉट गुणन कहते हैं। और अगर दो सदिशों के गुणनफल से कोई वेक्टर क्वांटिटी मिलती है या कोई सदिश राशि मिलती है, तो इस प्रकार के गुणनफल को, ऐसे गुणनफल को या ऐसी गुणन क्रिया को हम लोग वेक्टर मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं, ठीक है ना। यानी कि समझ गए आप कि जब दो वेक्टर्स के किस गुणन से, गुणनफल से, या दो वेक्टरों को जब गुणा करने पर एक स्केलर क्वांटिटी मिले, तो ऐसे गुणनफल को स्केलर मल्टीप्लिकेशन या इन्हीं को बेटा डॉट मल्टीप्लिकेशन कहते हैं, इस तरीके से, ठीक है। और अगर दो सदिशों के गुणनफल से एक वेक्टर क्वांटिटी मिली, तो इनको वेक्टर मल्टीप्लिकेशन या इन्हीं को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। समझ गए? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहते हैं, ठीक है बेटा। तो अब इसके आगे चर्चा बढ़ाते हैं और समझते हैं इनको डिटेल में, क्या है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और क्या है अदिश गुणन, डॉट मल्टीप्लिकेशन। दो वेक्टरों का अदिश गुणन या स्केलर या डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ये एक वेक्टर है बेटा, ए वेक्टर, ये एक दूसरा वेक्टर है, बी वेक्टर। इनके बीच का एंगल कितना है? थीटा है। तो इन वेक्टर्स का जो डॉट मल्टीप्लिकेशन है, ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है ना। रिजल्ट एक स्केलर क्वांटिटी ही मिलेगी। और कितना मिलेगा? तो दो वेक्टरों का अदिश गुणन, डॉट गुणन, उनमें से पहले के परिमाण मैग्नीट्यूड, दूसरे के परिमाण, और दोनों के बीच के कोण की, एंगल की, कोज्या के गुणनफल के बराबर होता है। यानी कि अगर मैं कहूं कि मॉड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर का परिमाण ए है और बी वेक्टर का परिमाण बी है, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कॉस क्या होगा? थीटा होगा। मैं एक चीज और भी कहूंगा, ठीक है ना, एक और तरीके से इसकी डेफिनेशन दे सकता हूं। सर वो किस तरीके से? जरा समझने की कोशिश करें। अगर मैं यहां से एक लंब खींच दूं, ठीक है ना, अगर इसको O मान लें और इनको P मान लें, इनको Q मान लें, एक मिनट के लिए बेटे, ठीक है ना। अब अगर आपको पता है कि B वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है? B है, और A वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है बेटा? A है।
ये सबको पता है, ठीक है ना। अब आप देखें कि बी वेक्टर का कोई कंपोनेंट इस डायरेक्शन में हो सकता है, कौन है, ओ क्यू है बेटा, ठीक है ना। ओ क्यू क्या है, इसी बी वेक्टर का घटक है, ठीक है ना। बी वेक्टर का क्या है बेटा, घटक, कंपोनेंट है, किसके डायरेक्शन में, ए वेक्टर के डायरेक्शन में। बी वेक्टर का एक कंपोनेंट है ए वेक्टर के डायरेक्शन में, किसके डायरेक्शन में, ए वेक्टर की दिशा में, और वो है कौन, ओ क्यू है बेटा। बी का एक कंपोनेंट ओ क्यू है, लंब डालने पर कंपोनेंट मिलता है, ठीक है ना। तो अब उसके बाद सर ओ क्यू की वैल्यू कितनी होगी, आइए निकाल देते हैं। देखिए ये एक ट्राइंगल है ओ पी क्यू, ट्राइंगल ओ पी क्यू। अगर आप समझते हैं कॉस थीटा इज इक्वल टू, चूंकि मुझे इसी और इसी में रिलेशन चाहिए, इसी पर वैल्यू चाहिए, इसकी चाहिए, तो आधार और कर्ण में संबंध कॉस थीटा देता है, तो आधार ओ क्यू है और कर्ण कौन है बेटा, ओ पी है, ठीक है। तो ओ क्यू इज इक्वल टू ओ पी की वैल्यू है कितनी, बी है, बी कॉस थीटा। एक्चुअली में बी कॉस थीटा बेटा बी का ही कंपोनेंट है ए के डायरेक्शन में। तो जरा यहां से देखो, मैं अगर कहूं कि ए वेक्टर एंड बी वेक्टर का डॉट मल्टीप्लिकेशन, इनमें से पहले वेक्टर के परिमाण एवं दूसरे वेक्टर का ये जो बी कॉस थीटा, यह है क्या, दूसरे वेक्टर का पहले वेक्टर की दिशा में घटक ही तो है बेटा बी कॉस थीटा। बी कॉस थीटा है क्या, दूसरे वेक्टर का पहले वेक्टर की दिशा में घटक ही तो है, ये देखो cos थीटा। यानी हम कह सकते हैं कि दो वेक्टरों का अदिश गुणन, उनमें से पहले वेक्टर के परिमाण एवं दूसरे वेक्टर का पहले वेक्टर की दिशा में घटक के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। समझ गए इस बात को, ठीक है सर, समझ गए। एक चीज आपसे और कहूंगा, क्या चीज कहूंगा सर, कि कुछ गुण हैं, कुछ प्रॉपर्टीज हैं किसके, स्केलर गुणन के, मैं आपको बताऊंगा। उसके पहले कुछ एग्जांपल दे दूं स्केलर मल्टीप्लिकेशन का। सबसे पहला एग्जांपल वर्क फोर्स वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। एक और एग्जांपल देख लीजिए, वो क्या है सर, वो ये है बेटा शक्ति के बारे में। आपको बता दें, पी शक्ति, पावर, फोर्स वेक्टर मल्टी वेलोसिटी वेक्टर, ये सब डॉट मल्टीप्लिकेशन से कैसा रिजल्ट देते हैं, स्केलर रिजल्ट देते हैं। वेक्टर्स हैं, डॉट मल्टीप्लिकेशन से स्केलर रिजल्ट देते हैं। आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा phi b इज इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ये चुंबकीय क्षेत्र है, मैग्नेटिक फील्ड, ए एरिया वेक्टर है, और इनका डॉट मल्टीप्लिकेशन से एक phi b चुंबकीय फ्लक्स मिलता है, ठीक है ना। ये भी स्केलर गुणन का क्या है बेटा, एग्जाम्पल है। समझ गए इस चीज को। चलिए कुल मिलाकर अब आपको इतना समझ में आया, ठीक है। अब जरा सा आगे बढ़ते हैं, स्केलर गुणन की प्रॉपर्टी को देखते हैं। मल्टीप्लिकेशन के स्केलर प्रोडक्ट की जरा प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या है इसकी, देखिए पहली प्रॉपर्टी क्या है, आपको बता दूं स्केलर प्रोडक्ट की फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि स्केलर प्रोडक्ट में जो है जो प्रोडक्ट आएगा, जो गुणनफल आएगा, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। तब आइए देखते हैं। आपको पता है अगर ए वेक्टर है ये एंड बी वेक्टर है ये, इनके बीच का एंगल थीटा है, तो स्केलर प्रोडक्ट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा होता है। बाय द वे अगर थीटा की वैल्यू लेस देन 90 है तो सबको पता है कि जो कॉस थीटा आएगा वो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है। अगर ऐसी बात है तो फिर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कॉस, ठीक है, थीटा, और जो कॉस थीटा है ये क्या रहेगा, पॉजिटिव। अगर ए वेक्टर भी पॉजिटिव है और बी वेक्टर भी पॉजिटिव है, दोनों एक ही डायरेक्शन में है ही, तो रहेगा ही पॉजिटिव। तो फिर यहाँ से ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का आंसर कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। यानी क्या देखा कि अगर दोनों वेक्टर्स के बीच का जो एंगल है बेटा, वो एंगल अगर एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल मतलब 90 से कम है, तो प्रोडक्ट कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। लेकिन अगर थीटा इज ग्रेटर देन क्या, 90, अगर थीटा 90 से बड़ा है, ऑब्ट्यूज एंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल है, तो उस कंडीशन में जो प्रोडक्ट होगा, चूंकि अगर थीटा बड़ा है 90 से, तो जो कॉस थीटा होगा वो लेस देन 0 होगा, यानी निगेटिव होगा, ठीक है बेटा। तब जो प्रोडक्ट होगा हमारा, जबकि थीटा की वैल्यू बड़ी है 90 से, यानी कॉस थीटा की वैल्यू 0 से कम है, यानी नेगेटिव है, तब हमारा आंसर नेगेटिव आएगा, ठीक है ना। और आखिरी केस, अगर थीटा हमारा 90 हो जाए तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कॉस 90 इज इक्वल टू 0, यानी कि दो वेक्टर्स का डॉट मल्टीप्लिकेशन, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन 0 भी हो सकता है, ठीक। समझ गए आप इस चीज को। मल्टीप्लिकेशन की सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करते हैं, क्रम विनिमय नियम का क्या करते हैं, पालन करते हैं। मतलब इसको फॉलो करते हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। क्रम ऑर्डर बदल देने पर प्रोडक्ट्स में कोई आंसर फर्क नहीं पड़ता, सेम आता है, जितना प्रोडक्ट इसका रहेगा उतना इसका रहेगा। सर कैसे, प्रूफ करके दिखाएं। अगर ये ए वेक्टर है एंड ये बी वेक्टर है, इनके बीच का एंगल थीटा है, एंगल हमेशा ऐसे मेजर करते हैं, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर ये थीटा है, ए से बी के बीच का एंगल, ठीक है ना, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के बीच का जो कोण है वो प्लस थीटा है। तो जरा निकालें तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ए बी
cos थीटा। अब जरा हम बी और ए के बीच का एंगल निकालते हैं। तो उधर गए थे तो प्लस में, तो इधर आए तो किसमें हो गया, माइनस में। वही उतना कोण लेकिन माइनस में। तो बी ए कॉस माइनस थीटा, बी से ए के बीच का कोण माइनस थीटा है। कॉस माइनस थीटा बराबर क्या ही होता है, कॉस थीटा ही होता है। कॉस में माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी आपने क्या देखा कि बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू क्या आया, वही आया ए बी कॉस थीटा। यानी देख कर लगता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, अपनी आंखों से देख लीजिए रिजल्ट सेम है। यानी कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो कर रहा है। हाँ, कभी कभी मैं आपसे कहता हूँ सर आपने तो कहा एंगल हमेशा ऐसे मेजर करना चाहिए। हाँ, एंगल हमेशा ऐसे मेजर करना चाहिए, बिल्कुल ऐसे एंटी क्लॉकवाइज। तो सर यहाँ पर तो आपने ऐसे ले लिया है, चलो मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ। अगर ए से बी के बीच का एंगल ये है तो बी से ए के बीच का एंगल लो, यही तो हुआ। टोटल 360 होता है 360, थीटा निकाल दो, ये पीछे वाला मिल जाएगा 360 माइनस थीटा, ठीक है ना। अब आइए जरा निकाल देते हैं बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। बी ए कॉस बी टू ए के बीच का एंगल कितना है, 360 माइनस थीटा। और पूरी दुनिया जानती है, आप लोग ना जानते हो मैं क्या करूं, कॉस 360 माइनस थीटा, 360 को जीरो कहते हैं। जीरो माइनस थीटा बराबर माइनस थीटा होता है। यानी ये फिर से आंसर कितना आ जाएगा, फिर से आंसर वही आएगा बी ए कॉस थीटा। यानी कि आप देख लीजिए आंसर वही आया, चाहे ऐसे निकालो और चाहे ऐसे निकालो। यानी कुल मिलाकर इतना आया सर कि सर बी ए इज इक्वल टू क्या, ए बी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर डॉट क्या, ए वेक्टर। यानी पूरी कहानी क्या साफ हुई, पूरी कहानी ये साफ हुई कि कम्यूटेटिव लॉ को ये क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। स्केलर मल्टीप्लिकेशन की थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करते हैं, ठीक है, वितरण के नियम का पालन करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करते हैं, फॉलो करते हैं, ठीक है, वितरण के नियम को। सर कैसे, इसका मतलब क्या है, समझे नहीं, मैं समझा देता हूं। ये पढ़े हो कभी, ए बी प्लस ए सी, जो कॉमन है ना इसी को वितरण कहते हैं। ए का बी से भी होगा, ए का सी से भी होगा, इसी को बोलते हैं वितरण का क्या, नियम। तो वेक्टर मल्टीप्लिकेशन क्या इसको फॉलो करते हैं, यही देखना है आपको। आइए दिखाता हूं। जैसे कि ये है, मान लीजिए 3 वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर, ठीक है ना, बी वेक्टर, सी वेक्टर, करा दिया मैंने, कोई बड़ी बात नहीं है। तो सर यही प्रूफ करना है, ए वेक्टर, ये डॉट मल्टीप्लिकेशन, भूलना मत डॉट लगाना, यानी ए का बी से फिर ए का सी से। क्या ये सत्य है, क्या ये सच है, पता नहीं, यही प्रूफ करना है कि अगर फॉलो करते हैं तो ये सच है कि ए वेक्टर का बी प्लस सी से मल्टीप्लिकेशन, ए वेक्टर के बी के मल्टीप्लिकेशन डॉट और ए वेक्टर के सी से डॉट मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होगा। यही आपको प्रूफ करके देना है कि ए वेक्टर का बी प्लस सी वेक्टर के डॉट मल्टीप्लिकेशन, ए वेक्टर के बी वेक्टर के डॉट मल्टीप्लिकेशन एंड ए वेक्टर के सी वेक्टर के डॉट मल्टीप्लिकेशन के अलग अलग सम के क्या है, इक्वल है। ये प्रूफ करना है, कोशिश करते देख लेते हैं। ये बी है ना, हमको चूंकि बी प्लस क्या चाहिए, सी, ये बी है, ये सी है, ये आपका बी वेक्टर प्लस क्या है, सी वेक्टर। यही तो है आपका बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। जी हाँ, यही है आपका बी वेक्टर प्लस क्या, सी वेक्टर। अब आपसे एक चीज कहता हूं, यहां से एक परपेंडिकुलर, ठीक, एक परपेंडिकुलर यहां से डालो, इसको ओ नाम प्रोवाइड कर दो, इसको पी नाम प्रोवाइड कर दो, इसको क्यू नाम प्रोवाइड कर दो, ठीक है ना। और समझदार बनो, ए वेक्टर के डायरेक्शन में बी वेक्टर का कंपोनेंट कौन है, ओपी है। बी वेक्टर का ए वेक्टर के डायरेक्शन में कंपोनेंट कौन है, वो ओपी है, ठीक है। और सी वेक्टर का ए वेक्टर के डायरेक्शन में कंपोनेंट कौन है, पी क्यू है। और ये भी एक नया वेक्टर है, बी प्लस सी, ये भी तो एक वेक्टर ही है, ओ इस नाम नहीं दे रहा हूं, ये बी प्लस सी वेक्टर है। तो बी प्लस सी वेक्टर का ए वेक्टर के डायरेक्शन में कंपोनेंट कौन है, ओ क्यू है।
कंपोनेंट OQ है। ठीक, अब आगे देखिए, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। आपको मैंने पढ़ाया है A वेक्टर डॉट B वेक्टर इज इक्वल टू A वेक्टर का परिमाण और B वेक्टर का A वेक्टर की दिशा में कंपोनेंट, वो कौन था, B cos थीटा के इक्वल होता है। ये हमने पढ़ाया है। तो ऐसे ही अगर आप ध्यान दें तो OQ बराबर OP प्लस PQ, इससे निष्कर्ष क्या निकला, OQ क्या है, B वेक्टर प्लस C वेक्टर का A वेक्टर की दिशा में क्या है, कंपोनेंट है, लिखा है मैंने। और OP B वेक्टर का A वेक्टर की दिशा में कंपोनेंट, PQ C वेक्टर का A वेक्टर की दिशा में कंपोनेंट। यानी मैंने देखा B प्लस C वेक्टर का A वेक्टर की दिशा में कंपोनेंट, B वेक्टर के A वेक्टर की दिशा में कंपोनेंट और C वेक्टर के A वेक्टर की दिशा में कंपोनेंट के अलग अलग योग के क्या है, बराबर है। तो इसका निष्कर्ष ये निकला, अगर इसको लिखा जाए तो आंसर क्या आएगा, अगर A वेक्टर का B प्लस C वेक्टर से डॉट मल्टीप्लिकेशन किया जाए तो आंसर क्या आना चाहिए, आना चाहिए आंसर A वेक्टर का परिमाण, जैसे मैंने यहां कहा था A वेक्टर का परिमाण, वैसे A वेक्टर का परिमाण डॉट B वेक्टर का A वेक्टर की दिशा में घटक, तो B प्लस C वेक्टर का A वेक्टर की दिशा में घटक, B प्लस C वेक्टर का A वेक्टर की दिशा में घटक OQ, OQ बराबर OP प्लस PQ, A डॉट OP प्लस A डॉट PQ। आगे देखो, अरे यही चीज है, A OP क्या है, B का कंपोनेंट ही तो है, यानी B cos थीटा, A PQ C का कंपोनेंट है, C cos थीटा, A वेक्टर डॉट B वेक्टर प्लस A वेक्टर डॉट C वेक्टर। प्रूफ हो गया। अब जिसको ये नहीं आता कि सर आपने OP को कैसे B cos थीटा लिख दिए, तो वो बदतमीज है, ठीक है ना, उसकी जिम्मेदारी उस बंदे की है। फोर्थ प्रॉपर्टी, दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट मल्टीप्लिकेशन 0 होता है और पैरेलल वेक्टर्स का डॉट मल्टीप्लिकेशन उनकी मैग्नीट्यूड के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होता है। दिस इज फर्स्ट वेक्टर, दिस इज सेकंड वेक्टर हैविंग एंगल 90 डिग्री, सो डॉट मल्टीप्लिकेशन AB cos 90। और अगर पैरेलल है, फिफ्थ प्रॉपर्टी, अगर पैरेलल है थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो इनका जो डॉट मल्टीप्लिकेशन होता है cos 0 AB। यानी क्या कहा मैंने, दो पैरेलल वेक्टर्स का डॉट मल्टीप्लिकेशन उनके मैग्नीट्यूड के मल्टीप्लिकेशन के क्या होता है, इक्वल होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, किसी एक वेक्टर का उसी वेक्टर से मल्टीप्लिकेशन स्वतः गुणन सेल्फ प्रोडक्ट कहलाता है और जो रिजल्ट आता है वो उसी वेक्टर की मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर आता है। मैं नहीं समझे होंगे, एक वेक्टर का खुद से ही गुणा ये स्वतः गुणन कहलाता है, स्वतः गुणन सेल्फ प्रोडक्ट कहलाता है, प्रोडक्ट, ठीक। और जो रिजल्ट आता है वो इन्हीं के परिमाण के वर्ग के क्या आता है, बराबर आता है। समझ के आप इस चीज को, प्रूफ देख लीजिए। मैं ए वेक्टर हूं और मेरी ही दिशा में मेरे ही परिमाण के बराबर कोई दूसरा वेक्टर, वो भी ए वेक्टर होगा। थीटा कितना होगा, 0 डिग्री। अब जरा निकालिए डॉट मल्टीप्लिकेशन,
ए कॉस, हम दोनों के बीच एंगल 0 होगा, कॉस 0, ए स्क्वायर कॉस 0 की वैल्यू 1। ठीक है, यानी एक तरीका है सर, यहां से एक लाभ भी मिलेगा हम लोग को सर, एक लाभ भी मिलेगा अगर किसी वेक्टर के परिमाण का, मैग्नीट्यूड का वर्क कर दिया जाए तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कहीं कहीं इसका यूज करूंगा मैं। आगे देखिए, इफ एज्यूम कर लीजिए, मान लीजिए कि दो वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर, इनके बीच का एंगल कितना है, थीटा है। ठीक है, ठीक, तब जरा इनका परिणामी निकाल लेते हैं। इनका अगर रिजल्टेंट मान लें कि इनका रिजल्टेंट परिणामी आर वेक्टर है, मतलब आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस क्या, बी वेक्टर। तो सर अगर आर वेक्टर का मल्टी इसकी खुद से करा दें, यानी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इसका डॉट मल्टीप्लिकेशन, सेल्फ प्रोडक्ट करा दे रहा हूं, इसका करा दिया सर। सबको पता है आर का आर की ही दिशा में, दोनों एक ही, आर का आर से मल्टीप्लिकेशन मतलब दोनों एक ही है, तो एंगल 0 होगा, आर आर कॉस 0। अभी मैं प्रूफ करके भी दिखाया हूं, डायरेक्ट मैं चाहता तो ए स्क्वायर लेते था, इज इक्वल टू ए का मल्टी ए से कराइए प्लस ए का मल्टी बी से कराइए प्लस बी का मल्टी ए से कराइए प्लस बी का मल्टी बी से कराइए। ये सीधी सी बात है, आर स्क्वायर ए स्क्वायर सबको पता है, ए बी कॉस थीटा, बी ए का मतलब भी क्या होगा, ए बी कॉस थीटा, मैं पहले ही प्रूफ कर चुका हूं, बी स्क्वायर, आर स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा 2 ए बी कॉस थीटा, स्क्वायर हटा दीजिएगा, अंडर रूट। यानी किसी दिए हुए सदिश का वर्क कर देने पर, किसी दिए हुए सदिश का क्या कर देने पर, वर्क कर देने पर उसका परिमाण आ जाता है, मैग्नीट्यूड आ जाता है, रिजल्ट आ जाता है। ठीक है, चलिए, लंबकोणीय एकांक सदिशों का अदिश गुणन, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ यूनिट ऑर्थोगोनल वेक्टर्स, मतलब क्या है इसके, देखें जैसे आपको पता है बेटा, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, आपको ये भी पता है, हम लोग इसको जनरली आई कैप में लेते हैं, यूनिट वेक्टर जो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में है, वाई एक्सिस के डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है उसको जे कैप कहते हैं, जेड एक्सिस के डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है बेटा उसको के कैप कहते हैं। इनके बीच का जो एंगल है वो 90 है, सबको पता है, इसीलिए इनका नाम लंबकोणीय एकांक सदिश है, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर है बेटा, ये भी 90 डिग्री है। ठीक, इनका जो है म्यूचुअली मल्टीप्लिकेशन कराना है, डॉट मल्टीप्लिकेशन, आई का जे से, जे का के से, के का आई से, मतलब हर तरीके से कराना है। तो जरा इस चीज का रिजल्ट देख ले कैसा होता है। ठीक है, आइए समझने की कोशिश करते हैं बेटा, जरा आई कैप का डॉट मल्टीप्लिकेशन आई कैप से कराओ। तो आई कैप एक यूनिट वेक्टर है, इसका परिमाण 1, ये भी आई कैप यूनिट वेक्टर है, इसका भी परिमाण 1, और आई के बीच एंगल, आई और आई के बीच एंगल दोनों एक ही डायरेक्शन में है, 0 डिग्री, तो कॉस 0 डिग्री, आंसर कितना आएगा, 1 ही आएगा। जरा जे का जे से कराओ, जे का परिमाण 1, इस जे का भी परिमाण 1, और जे के बीच एंगल कितना है, 0 डिग्री, तुम भी जे हैं, हम भी जे हैं, दोनों जे हैं, तो दोनों के बीच एंगल 0 डिग्री, तो फिर कॉस 0 डिग्री, आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। कॉस 0 की वैल्यू 1 ही होती है। अब के कैप का मल्टीप्लिकेशन के कैप से कराओ, इस के कैप का भी 1, इस के कैप का भी 1, और के बीच का एंगल 0 डिग्री है, तो कॉस 0 इज इक्वल टू 1। यानी रिजल्ट क्या आया, आई कैप डॉट आई कैप इज इक्वल टू जे कैप डॉट जे कैप इज इक्वल टू के कैप डॉट के कैप इज इक्वल टू कितना, 1। ठीक है, अब देख लीजिए, यानी हम एक चीज जान गए सर, आई का आई से मल्टी कराने पर 1 आता है, डॉट मल्टी कराने पर, जे का जे से डॉट मल्टी कराने पर भी 1 आता है, के का के से डॉट मल्टीप्लिकेशन कराने पर भी 1 आता है। यानी कि क्या निकला कि यूनिट वेक्टर्स जो होती हैं उनका डॉट मल्टीप्लिकेशन वो भी सेल्फ प्रोडक्ट, यूनिट वेक्टर का सेल्फ प्रोडक्ट, यूनिट वेक्टर का सेल्फ प्रोडक्ट 1 आता है। ठीक है ना, यानी हो गया, लिख दिया। अब एक चीज और इसी वक्त देखिए, यहीं पर सर अगर आई का डॉट जे से कराते हैं, आई का जे से, तो आई का भी परिमाण 1, जे कैप का भी परिमाण 1, आई और जे के बीच जो एंगल है वो कितना है, 90, आंसर कितना आएगा, 0। और सबको पता है कि ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, डॉट मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, तो जे कैप डॉट आई कैप का भी आंसर कितना है, 0 आएगा। ऐसे ही जे का जरा के से कराते हैं,
जे कैप डॉट के कैप। जे का भी परिमाण 1, के का भी परिमाण 1 और जे और के बीच का एंगल 90 है। ठीक, के का मल्टी जरा आई से कराते हैं। के का भी परिमाण 1, आई का भी परिमाण 1, के और आई के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री। cos 90 0 होती है आंसर। और आपको पता है कि क्रम विनिमय नियम का पालन करता है ये, ठीक है ना, के आई क्रम विनिमय नियम का पालन करेगा तो जो के और आई का वही आई और के का भी होगा, जो जे और के का वही के और जे का। ठीक, यानी रिजल्ट ये निकल कर आया फाइनली आई कैप डॉट जे कैप इज इक्वल टू जे कैप डॉट के कैप इज इक्वल टू के कैप डॉट आई कैप बराबर कितना 0। ऑर्थोगोनल वेक्टर्स का जब म्यूचुअली मल्टीप्लिकेशन कराते हैं तो 0 आता है, चाहे आई का जे से कराओ, चाहे जे का आई से कराओ, चाहे जे से कराओ 0 आएगा। और सेल्फ प्रोडक्ट 1 आता है, आई आई जे जे के। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना। अब इसका हमको लाभ क्या मिलता है, हमको कहीं पर भी आई और जे का मल्टी कराना होगा तो हम फट से कह देंगे कितना 0। जे का के से कराना होगा तुरंत कह देंगे 0। एक दूसरे से 0 आएगा डॉट मल्टीप्लिकेशन, और खुद से कराओगे तो 1 आएगा। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी मैं प्रूफ करके भी दूंगा बेटा, लेकिन पहले समझिए। अगर दो वेक्टर्स दिए हों, ए वेक्टर और बी वेक्टर, जो इनका स्केलर मल्टीप्लिकेशन होगा वो आंसर क्या होगा। असल में वो जो आंसर होगा, इनके अगर घटक दिए हों ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप, इसका भी दिया हो बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप, बी जेड के कैप, इन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट इनके करेस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। मतलब ए एक्स के बी एक्स के प्लस ए वाई के बी वाई से, ए जेड के बी जेड से, बस इन्हीं से मल्टी करा दो, डॉट प्रोडक्ट मिल जाएगा। तात्पर्य क्या था कि दो सदिशों का अदिश गुणन केवल उनके संगत घटकों के गुणन, संगत घटकों के गुणन, संगत घटकों के गुणन, एक्स का एक्स से, वाई का वाई से, जेड का जेड से गुणन के योग के बराबर होगा। प्रूफ दिखा देता हूं, आओ करके दिखाता हूं। ए वेक्टर की वैल्यू रखो, समय की बचत भी होगी इससे। बहुत मल्टी कराते हैं बेटा, ए एक्स का बी एक्स से और आई का आई से 1, ए एक्स का बी वाई से और आई का किससे जे से 0। मैं पहले ही कह चुका हूं कि आई का अगर जे से कराओगे तो 0 आएगा, एक दूसरे से कराओगे तो 0 आएगा। इसी ए एक्स का बी जेड से, लेकिन जब आई का के से कराओगे तो 0 आएगा। ए वाई का बी एक्स से, लेकिन जब जे का किससे कराओगे आई से तो 0 आएगा। ए वाई का बी वाई से, और लेकिन जब जे का जे से कराओगे तो 1 आएगा। ए वाई का बी जेड से, लेकिन जब जे का किससे कराओगे के से तो 0 आएगा। प्लस ए जेड का बी एक्स से, के का आई से कराओगे तो 0 आएगा। ए जेड का बी वाई से, के का जब जे से कराओगे तो 0 आएगा। ए जेड का बी जेड से, के का जब के से कराओगे तो 0 आएगा। सॉरी, आई एम सो सॉरी, 1 आएगा। यानी देखा क्या आपने, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। बेटा देखिए, ए एक्स बी एक्स 1 तो ही है, ये खत्म हो गए, ये खत्म है, ये खत्म है, ए वाई बी वाई खत्म खत्म खत्म, खचाक ए जेड। देख लिया कि डॉट मल्टीप्लिकेशन केवल करेस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स के मल्टी के सम के इक्वल है।
कोई जरूरत नहीं है कि आप ax, अब जब सवाल लगाएगा कि ax को जाइएगा by से कराना, केवल ax को bx से कराना, y को by से, az को bz से, बस i वाले का i वाले से, j वाले का j वाले से, k वाले का k वाले से, क्योंकि बाकी किसी और से कराओगे तो जीरो हो जाएगा, इसलिए जरूरत ही नहीं है, समय भी बचेगा। समय प्रधान है भैया, कर्म प्रधान तुलसीदास जी ने विश्व रच रखा और समय प्रधान एग्जाम है, समय को महत्व दीजिए। एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी मैं प्रूफ करके भी दूंगा बेटा, लेकिन पहले समझिए, अगर दो वेक्टर्स दिए हों, ए वेक्टर और बी वेक्टर, जो इनका स्केलर मल्टीप्लिकेशन होगा वो आंसर क्या होगा? असल में वो जो आंसर होगा, इनके अगर घटक दिए हों ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप, इसका भी दिया हो बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप, बी जेड के कैप, इन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट इनके करेस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। मतलब ए एक्स के बी एक्स के प्लस ए वाई के बी वाई से, ए जेड के बी जेड से, बस इन्हीं से मल्टी करा दो, डॉट प्रोडक्ट मिल जाएगा। तात्पर्य क्या था कि दो सदिशों का अदिश गुणन केवल उनके संगत घटकों के गुणन, संगत घटकों के गुणन, संगत घटकों के गुणन, एक्स का एक्स से, वाई का वाई से, जेड का जेड से गुणन के योग के बराबर होगा। प्रूफ दिखा देता हूं, आओ करके दिखाता हूं। ए वेक्टर की वैल्यू रखो, समय की बचत भी होगी इससे। बहुत मल्टी कराते हैं बेटा, ए एक्स का बी एक्स से और आई का आई से 1, ए एक्स का बी वाई से और आई का किससे, जे से 0। मैं पहले ही कह चुका हूं कि आई का अगर जे से कराओगे तो 0 आएगा, एक दूसरे से कराओगे तो 0 आएगा। इसी ए एक्स का बी जेड से, लेकिन जब आई का के से कराओगे तो 0 आएगा। ए वाई का बी एक्स से, लेकिन जब जे का किससे कराओगे, आई से, तो 0 आएगा। ए वाई का बी वाई से, और लेकिन जब जे का जे से कराओगे तो 1 आएगा। ए वाई का बी जेड से, लेकिन जब जे का किससे कराओगे, के से, तो 0 आएगा। प्लस ए जेड का बी एक्स से, के का आई से कराओगे तो 0 आएगा। ए जेड का बी वाई से, के का जब जे से कराओगे तो 0 आएगा। ए जेड का बी जेड से, के का जब के से कराओगे तो 0 आएगा। सॉरी, आई एम सो सॉरी, 1 आएगा। यानी देखा क्या आपने, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। बेटा देखिए, ए एक्स बी एक्स 1 तो ही है, ये खत्म हो गए, ये खत्म है, ये खत्म है, ए वाई बी वाई खत्म खत्म खत्म, खचाक, ए जेड। देख लिया कि डॉट मल्टीप्लिकेशन केवल करेस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स के मल्टी के सम के इक्वल है। कोई जरूरत नहीं है कि आप ए एक्स, अब जब सवाल लगाएगा कि ए एक्स को जाइएगा बी वाई से कराना, केवल ए एक्स को बी एक्स से कराना, वाई को बी वाई से, ए जेड को बी जेड से, बस आई वाले का आई वाले से, जे वाले का जे वाले से, के वाले का के वाले से, क्योंकि बाकी किसी और से कराओगे तो 0 हो जाएगा, इसलिए जरूरत ही नहीं है, समय भी बचेगा। समय प्रधान है भैया, कर्म प्रधान तुलसीदास जी ने विश्व रच रखा और समय प्रधान एग्जाम है, समय को महत्व दीजिए। एक बात यहीं से और भी देख सकते हैं बेटा, अगर आपको ए का रिजल्ट चाहिए, ए वेक्टर का, ठीक है ना, तो ए एक्स स्क्वायर, ए वाई स्क्वायर, ए जेड स्क्वायर, ठीक है, मैं पहले प्रूफ करा चुका हूं। और बी का रिजल्ट माड मतलब परिमाण, बी एक्स स्क्वायर, बी वाई स्क्वायर, बी जेड स्क्वायर। एक और तरीका है थीटा ज्ञात करने का, ए और बी के बीच का एंगल ज्ञात करने का।
वो कैसे सर? ध्यान देना मेरी तरफ ध्यान देना। सर मैं जानता हूं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर क्या होता है। आंसर तो आपने लिखा ही है, ए एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई ए जेड बी जेड। और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर क्या होता है? क्या होता है वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर? अपनी आंखों से देखो, ए वेक्टर का डॉट बी वेक्टर सबको पता है, ये होता है। मैं इसी को मिटा के लिखूँ ताकि लिए आगे बढ़ूँ। ए बी कॉस थीटा, ये तो होता है। अब सर कॉस थीटा बराबर ये ए एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई ए जेड बी जेड अपान ए बी। सर कॉस थीटा बराबर ए एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई ए जेड बी जेड अपान ए की वैल्यू क्या है? ए एक्स स्क्वायर बी वाई स्क्वायर, आई एम सॉरी ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर मल्टी बी की वैल्यू रख दो, बी एक्स स्क्वायर बी वाई स्क्वायर बी जेड स्क्वायर